हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और उसमें हम पढ़ने वाले हैं पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर की फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ द पेप्टिक अल्सर। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ने वाले हैं पेप्टिक अल्सर के। उसके बाद पेप्टिक अल्सर डेवलप कैसे होते हैं, उसके कॉजेज क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है पेप्टिक अल्सर की वो हम पढ़ेंगे। उसके साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे और उसका हम डायग्नोसिस मैनेजमेंट पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर। तो ये पेप्टिक अल्सर क्या होता है? तो पेप्टिक अल्सर हमारे जीआईटी के सिस्टम का क्या होता है? डिजॉर्डर होता है। तो इट इज़ द डिजॉर्डर ऑफ द जीआईटी। हमारे जीआईटी के सिस्टम का क्या होता है? एक डिजॉर्डर होता है। अब ये पेप्टिक अल्सर का मीनिंग क्या होता है? तो पेप्टिक का मीनिंग होता है टू डाइजेस्ट। पेप्टिक का मीनिंग क्या होता है? टू डाइजेस्ट। और अल्सर का मीनिंग क्या होता है? तो अल्सर का मीनिंग होता है सौर हो जाना हमारी बॉडी में, या कोई भी वुंड हो जाना। उसको हम क्या बोलते हैं? अल्सर बोलते हैं। एग्जाम्पल से हमारे माउथ में छाले पड़ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? माउथ अल्सर बोलते हैं। या हमारे कोई भी पैरालिसिस पेशेंट हो, एग्जाम्पल से हम सोचे कि कोई भी पैरालिसिस वाला बेड रिडन पेशेंट होता है, उसको एक्सटर्नली ये बैक साइड में क्या हो जाते हैं? सौर पड़ जाते हैं, वुंड हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नली बेड सोर बोलते हैं। तो वैसे ही हमारे बॉडी के इंटरनली ऑर्गन में कोई भी क्या हो जाता है? वुंड हो जाता है या सौर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं अल्सर बोलते हैं। तो हमारे जीआईटी के सिस्टम होते हैं, उस जीआईटी के सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन में क्या हो जाता है? अल्सर हो जाते हैं, उसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो हमारी पेप्टिक अल्सर का मीनिंग हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ द पेप्टिक अल्सर। तो हमारे जीआईटी का डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है? ये कहाँ पे होता है? तो इट अकर इन एनी पार्ट ऑफ द जीआईटी। हमारे जीआईटी की सिस्टम होती है, उसमें किसी भी ऑर्गन में अल्सर हो सकते हैं, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है? गैस्ट्रिक जूस की वजह से हो रहे हैं। तो विच कम इन कांटेक्ट विद गैस्ट्रिक जूस। हमारे जीआईटी का कोई भी ऑर्गन गैस्ट्रिक जूस के संपर्क में, डायरेक्टली संपर्क में आएगा तो क्या होगा? पेप्टिक अल्सर डेवलप होते हैं। अब कैसे आता है वो हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे, हम इंट्रोडक्शंस में हमारे गैस्ट्रिक जूस की वजह से पेप्टिक अल्सर कैसे डेवलप होते हैं। तो ये हमारी जीआईटी के ऑर्गन में इसोफेगस का ऑर्गन होता है। उसके बाद क्या आता है? स्टमक आता है। और उसके बाद क्या आता है? ड्यूडिनम आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसोफेगस बोलते हैं। और इसको हम स्टमक भी बोलते हैं और गैस्ट्रिक भी बोल सकते हैं। और इस पार्ट को हम बोलते हैं डिओडेनम। अब क्या होता है? ये हमारे जीआईटी में स्टमक होता है, उसकी 4 लेयर से बनता है। उसकी वॉल कितने लेयर से बनती है? 4 लेयर से बनती है। जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकोजा बोलते हैं। इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम म्यूकोजा बोलते हैं। और उसके बाद क्या होती है? सब म्यूकोजा होती है। और उसके बाद क्या होती है? मस्कुलर लेयर होती है। और लास्ट में होती है सीरोसा लेयर। तो अब इधर स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस होता है। अब गैस्ट्रिक जूस में अंदर क्या होता है? तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है जो चीफ सेल से निकलता है। तो इसको तो हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। तो इस गैस्ट्रिक जूस की वजह से हमारे जो स्टमक की वॉल होती है उसकी इनर मोस्ट लेयर म्यूकोजा होती है। तो एक गैस्ट्रिक जूस की वजह से ये म्यूकोजा क्या होती है? डैमेज हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या डेवलप होते हैं? पेप्टिक अल्सर डेवलप होते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेप्टिक अल्सर। कैसे डेवलप होते हैं इधर ड्रॉ करके हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी म्यूकोजा लेयर होती है। म्यूकोजा लेयर के अंदर क्या होता है? म्यूकस प्रोडक्शन सेल होती है। इस पार्ट को हम इधर ड्रॉ करके देखते हैं, स्टमक की वॉल को। तो ये हमारी म्यूकस प्रोडक्शन सेल होती है। क्या करती है? म्यूकस का
प्रोडक्शंस करती है। और इसके नीचे क्या होती है, सब म्यूकोजा लेयर होती है। ये म्यूकोजा होती है, इसके नीचे क्या होती है, सब म्यूकोजा। और इसके नीचे क्या होती है, मस्कुलर लेयर होती है। और लास्ट में क्या होती है, सेरोसा लेयर होती है। तो ये 4 लेयर से हमारी स्टमक की वॉल बनती है। अब जो इनर मोस्ट लेयर म्यूकोजा होती है वो क्या, उसकी उसमें बहुत सारे म्यूकस प्रोडक्शंस करने वाले सेल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी म्यूकस प्रोडक्शंस करते हैं। स्टमक के इनर मोस्ट लेयर क्या करती है, बहुत सारे म्यूकस का प्रोडक्शंस करती है। ऐसे म्यूकस की प्रोडक्शंस करके एक म्यूकस की परत बना देती है। क्या करती है, स्टमक में इनर में क्या हो जाती है, ये म्यूकस की परत बना देती है। अब क्या होता है, इधर चीफ सेल भी होते हैं और पेराइटल सेल भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, चीफ सेल और पेराइटल सेल क्या करते हैं, एचसीएल का सीक्रेशंस करते हैं। और क्या करते हैं, पेप्सिन का सीक्रेशंस करते हैं। तो ये एचसीएल और पेप्सिन कहाँ पे रहता है, इस परत के ऊपर रहता है हमारे स्टमक में। तो इसका काम क्या होता है, हमारा फूड आता है इसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। अब क्या होता है, कैसे हमारी इनर मोस्ट लेयर डैमेज होती है। अब किसी भी वजह से क्या होता है, ये एचसीएल का सीक्रेशन ज़्यादा होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है किसी भी कोजेस की वजह से, या हमारे किसी भी कोजेस की वजह से ये म्यूकस प्रोडक्शन सेल होती है, वो म्यूकस प्रोडक्शन काम करना क्या कर देती है, कम कर देती है। म्यूकस क्या करेगी, डिक्रीज प्रोडक्शंस करेगी, कम करेगी, या एचसीएल का सीक्रेशन ज़्यादा होगा। अब गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा रहता है इधर, तो ये क्या होता है, ये म्यूकस जो मेम्ब्रेन बनी थी वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, डैमेज होने लगती है, ज़्यादा एचसीएल की वजह से या म्यूकस का डिक्रीज प्रोडक्शन होने की वजह से। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये डैमेज होने लगती है और एचसीएल क्या रहता है, इधर आ जाता है, गैस्ट्रिक जूस इधर बढ़ता है। अब क्या होता है, ए एचसीएल की वजह से ये जो म्यूकस प्रोडक्शंस करने वाले सेल होती है वो भी धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। और ये वुंड कहाँ तक चला जाता है, सब म्यूकोजा तक चला जाता है। तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो पेप्टिक अल्सर ऐसे डेवलप होता है, किसकी वजह से, गैस्ट्रिक जूस की वजह से। ये हमारे एग्रेसिव फैक्टर होते हैं और ये डिफेंसिव फैक्टर होते हैं। एग्रेसिव का मीन्स हमारे क्या होता है, हमारे स्टमक में ये गैस जो फूड आता है उसको डाइजेशन करता है। और ये क्या होता है, डिफेंसिव मीन्स डिफेंस करता है, बचाने का काम करता है। हमारे जो इनर मोस्ट लेयर म्यूकोजा होती है उसको बचाने का काम करता है, किससे, गैस्ट्रिक जूस की वजह से। तो उसको हम एग्रेसिव फैक्टर बोलेंगे और उसको हम डिफेंसिव बोलते हैं। तो ये हमारे गैस्ट्रिक जूस की वजह से क्या हो रही है, पेप्टिक जो गैस्ट्रिक जूस की वजह से क्या हो रही है, गैस्ट्रिक जूस की वजह से हमारे म्यूकोजा लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है। तो उसको तो हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, ये हमारे वैसे ही गैस्ट्रिक जूस की वजह से अब एक गैस्ट्रिक जूस रिफ्लेक्स होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा। और ये इसोफेगस की म्यूकोजा होगी वो डैमेज करेगा। तो उसको तो हम क्या बोलेंगे, इसोफेगस की म्यूकोज म्यूकस होती है, म्यूकोजा मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज करता है। तो उसको हम इसोफेजियल अल्सर बोलते हैं। और क्या होता है, ये हमारे गैस्ट्रिक की म्यूकोजा होती है वो डैमेज करेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे। और क्या होता है, ये डिओडिनम की म्यूकोजा होती है। अब गैस्ट्रिक जूस आगे जाएगा ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से, तो डिओडिनम की जो फर्स्ट पार्ट होता है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज करेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिओडिनम अल्सर बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, ये हमारी इंट्रोडक्शंस खत्म हो गई, कैसे पेप्टिक अल्सर डेवलप होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ द पेप्टिक अल्सर। तो ये हमारे तीनों ऑर्गन की क्या हो रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है। तो ब्रेकडाउन ऑफ, डिफाइन में क्या होगा, डेफिनेशंस में डिफाइन ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो ब्रेकडाउन ऑफ, ब्रेकडाउन मीन्स हमारी डैमेज हो रही है, क्या, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इनर मोस्ट वो डैमेज हो रही है या ब्रेकडाउन हो रही है। तो ब्रेकडाउन ऑफ इसोफेजियल म्यूकोजा या गैस्ट्रिक म्यूकोजा
या डिओडिनम म्यूकोजा, डिओडिनल म्यूकोजा किसकी वजह से डैमेज हो रही है? ड्यू टू द गैस्ट्रिक जूस की वजह से। किसकी वजह से? ड्यू टू द गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस की वजह से ये हमारे तीनों ऑर्गन की इनर मोस्ट लेयर म्यूकोजा होती है वो डैमेज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो हमारी डेफिनेशंस ऑफ द पेप्टिक अल्सर हो गई और इंट्रोडक्शंस ऑफ द पेप्टिक अल्सर हो गई। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के डिफरेंट टाइप क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हमारा ये क्या होती है? इसोफेगस की स्ट्रक्चर होती है, ये स्टमक होता है और ये क्या होता है? ड्यूडेनम होता है। अब इस पार्ट को तो हम क्या बोलते हैं? इसोफेगस बोलते हैं। इस पार्ट को हम गैस्ट्रिक बोलते हैं और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं। तो ये हमारा इसोफेगस की इनर मोस्ट लेयर जो म्यूकोजा होती है वो क्या होती है? डैमेज हो जाती है। ये म्यूकोजा क्या हो जाती है? इनर मोस्ट लेयर इसोफेगस की डैमेज हो जाती है या ब्रेक डाउन हो जाती है। तो उसको तो हम क्या बोलेंगे? इस पार्ट को हम बोलेंगे इसोफेजियल अल्सर बोलेंगे। इसोफेगस ऑर्गन में होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसोफेजियल अल्सर। तो हमारा फर्स्ट टाइप हो गया इसोफेजियल अल्सर। उसके बाद सेकंड वन हम इसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक या स्टमक बोलते हैं। अब इस गैस्ट्रिक पार्ट में क्या हो रहा है? इनर मोस्ट लेयर जो म्यूकोजा होती है वो क्या हो जाती है? गैस्ट्रिक जूस की वजह से डैमेज हो जाती है सब म्यूकोजा तक। तो क्या होता है? हम उसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक या स्टमक अल्सर बोलेंगे। अब उसके बाद आता है डिओडिनम। डिओडिनम की भी म्यूकोजा किसकी वजह से? गैस्ट्रिक जूस की वजह से डैमेज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिओडिनम म्यूकोजा बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिओडिनम अल्सर बोलते हैं। तो ये हमारे थ्री टाइप्स के अल्सर हो गए, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वन होता है इसोफेगस में, इसोफेगस की म्यूकोजा होती है वो डैमेज होगी तो उसको हम बोलेंगे इसोफेजियल अल्सर। हमारे स्टमक या गैस्ट्रिक में म्यूकोजा डैमेज होगी तो उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। और हमारे ड्यूडिनम के अल्सर, ड्यूडिनम में अल्सर हो जाएंगे, उसकी म्यूकोजा डैमेज हो जाएंगी तो उसको हम बोलेंगे ड्यूडिनम अल्सर। तो हम फर्स्ट वन पढ़ेंगे इसोफेजियल अल्सर। इसोफेजियल अल्सर। अब इसोफेजस अल्सर कहाँ पे हो रहा है? तो ये हमारे इसोफेगस है, तो ये गैस्ट्रिक जूस रिफ्लेक्स होके ये इसोफेगस के लोअर पार्ट में पहले डैमेज करता है। तो मोस्ट कॉमन कहाँ पे हो रहा है? लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस। तो इसोफेजियल अल्सर कहाँ पे होता है? तो इट अकर इन लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस। इसोफेगस के लोअर पार्ट में हो रहा है, तो इट अकर इन लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस के लोअर पार्ट में हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इसोफेगस की जो इनर मोस्ट लेयर म्यूकोजा होती है वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है या ब्रेक डाउन हो जाती है। किसकी वजह से डैमेज हो रही है? गैस्ट्रिक जूस की वजह से। तो ब्रेक डाउन ऑफ इसोफेजियल म्यूकोजा। इसोफेजियल म्यूकोजा क्या हो रही है? ब्रेक डाउन हो रही है या डैमेज हो रही है। किसकी वजह से? ड्यू टू द रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का रिफ्लेक्स होने की वजह से, ड्यू टू द रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का
रिफ्लेक्स होने की वजह से इसोफेजियल की लोअर पार्ट डैमेज होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसोफेजियल अल्सर। अब हम सेकंड वन पढ़ेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। तो सेकंड वन होता है गैस्ट्रिक अल्सर। कहां पे हो रहा है, तो इट अकर इन स्टमक, किसमें हो रहा है, स्टमक में हो रहा है। तो इट अकर इन स्टमक। अब स्टमक में भी सबसे ज्यादा कौन से पार्ट में होता है, तो स्टमक के भी थ्री पार्ट होते हैं। इस पार्ट को हम कार्डियक बोलते हैं, इस पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं, और एक लोअर में पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे रहता है, इधर रहता है, इस पार्ट में रहता है। तो क्या होता है, इस पार्ट की म्यूकोजा होती है वो डैमेज हो जाती है गैस्ट्रिक जूस की वजह से। तो हमारे स्टमक में भी सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक जूस, सबसे ज्यादा पेप्टिक अल्सर कौन से पार्ट में होता है, तो हमारे स्टमक में भी सबसे ज्यादा पेप्टिक अल्सर कौन से पार्ट में होता है, तो ये हमारे पाइलोरिक पार्ट होता है उसमें होता है। तो मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ पेप्टिक अल्सर इन स्टमक, स्टमक के अंदर पेप्टिक अल्सर में मोस्ट कॉमन पार्ट कौन सा होता है, तो मोस्ट कॉमन पार्ट होता है पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक एंट्रम। ये हमारा मोस्ट कॉमन पार्ट होता है गैस्ट्रिक अल्सर में। उसके बाद थर्ड वन क्या आता है, ड्यूडिनम अल्सर। तो अब हम थर्ड वन पढ़ेंगे ड्यूडिनम अल्सर। थर्ड वन पढ़ेंगे ड्यूडिनम अल्सर। अब ड्यूडिनम अल्सर का किसकी वजह से हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस की वजह से हो रहा है। कहाँ पे, उसमें भी कौन सा मोस्ट कॉमन पार्ट होता है, ड्यूडिनम के भी थ्री पार्ट, ड्यूडिनम ऑर्गन के भी थ्री पार्ट होते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडिनम का, सेकंड होता है और एक थर्ड पार्ट होता है। तो सबसे ज्यादा पेप्टिक अल्सर ड्यूडिनम के कहाँ पे हो रहा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में होते हैं। तो इट अकर इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, इट अकर इन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट में होते हैं। अब सब, ये अब तीन टाइप से, इसमें से सबसे ज्यादा पेप्टिक अल्सर किस ऑर्गन में डेवलप होते हैं, तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ड्यूडिनम अल्सर में, ड्यूडिनम ऑर्गन में। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है, सबसे ज्यादा किस ऑर्गन में पेप्टिक अल्सर डेवलप होते हैं, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पेप्टिक अल्सर कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन टाइप पेप्टिक अल्सर होता है ड्यूडिनम अल्सर। ड्यूडिनम अल्सर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पेप्टिक अल्सर। कितने परसेंट चांसेस होते हैं, 85% चांसेस होते हैं हमारे ड्यूडिनम अल्सर होने के। और गैस्ट्रिक अल्सर होने के कितने चांसेस होते हैं, 15% चांसेस होते हैं। और 5% चांसेस कितने होते हैं इसोफेजियल अल्सर होने में। तो हमारे सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, 85% चांसेस होते हैं ड्यूडिनम अल्सर डेवलप होने के। तो ये हमारे पेप्टिक अल्सर के डिफरेंट टाइप हो गए। अब हम पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर डेवलप कैसे होते हैं, उसके कॉजेज क्या है वो हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज ऑफ द पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर कैसे डेवलप होता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट वन पढ़ेंगे मोस्ट कॉमन कॉजेज। मोस्ट कॉमन कॉजेज मीन पेप्टिक अल्सर किस वजह से सबसे ज्यादा होते हैं, तो हमारा मोस्ट कॉमन कॉजेज होता है एच पाइलोराई। एच पाइलोराई का फुल फॉर्म होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। ये क्या होता है,
तो ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर डेवलप होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ये हमारे माउथ में भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं, तो माउथ से भी फैलते हैं। अब कोई भी पर्सन अच्छी तरह से ओरल हाइजीन नहीं करता, हाइजीन मेंटेन अच्छी तरह से नहीं करता, तो उसकी वजह से भी फैल सकते हैं। ये फूड से भी फैल सकते हैं, तो इसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर डेवलप होते हैं। उसके बाद आता है प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ NSAID। अभी NSAID क्या होता है? तो नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग होती है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? पेप्टिक अल्सर कोई भी पर्सन लॉन्ग टाइम से ले रहा है ऐसी ड्रग, तो उसकी वजह से भी डेवलप होते हैं। कौन कौन सी ड्रग आ सकती है? तो इसमें इबुप्रोफेन आ सकती है, एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट होती है वो आती है, नेप्रोक्सेन आती है। इबुप्रोफेन कौन लेता है? कोई भी आर्थराइटिस वाला पेशेंट होता है, तो उसकी वजह से उसको क्या लॉन्ग टाइम तक वो पेन किलर लेता है। या कोई भी ये क्या हो जाता है, कोई भी स्ट्रोक वाला पेशेंट होता है, तो एंटी प्लेटलेट, ये क्या होती है? एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है। तो ऐसी ड्रग लॉन्ग टाइम से ले रहा है। कोई भी क्या हो जाता है, माइग्रेन है किसी भी पेशेंट्स में, तो नेप्रोसिन लॉन्ग टाइम से ले रहा है पेन किलर। तो ऐसी ड्रग लॉन्ग टाइम यूज करने की वजह से क्या डेवलप होता है? पेप्टिक अल्सर डेवलप होते हैं। उसके बाद आता है एक्सेसिव यूज ऑफ, उसके बाद क्या आता है? एक्सेसिव यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट। अब हम पढ़ेंगे एक्सेसिव यूज ऑफ द गैस्ट्रिक इरिटेंट। गैस्ट्रिक इरिटेंट की वजह से भी कोई भी एक्सेसिव ले रहा है तो भी गैस्ट्रिक इरिटेंट्स हो सकता है और पेप्टिक अल्सर डेवलप होते हैं। उसमें क्या क्या आता है? तो कोई भी पर्सन लॉन्ग टाइम से ज़्यादा मात्रा में चाय पी रहा है, या कॉफ़ी ले रहा है, या अल्कोहल ले रहा है, या पर्सन क्या कर रहा है? स्मोकिंग कर रहा है लॉन्ग टाइम से, या स्पाइसी फूड खा रहा है पर्सन, तो ये क्या है? सब गैस्ट्रिक इरिटेंट्स करते हैं और पेप्टिक अल्सर डेवलप होते हैं। टी और कॉफ़ी से अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन क्या कहाँ पे होता है? हमारे स्टमक में होता है, और हमारी म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो जाती है। और स्मोकिंग में भी बहुत सारे केमिकल होते हैं, तो उसकी वजह से भी डेवलप होता है पेप्टिक अल्सर। और स्पाइसी फूड में ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाना और तीखी चीज़ें खाने की वजह से भी डेवलप होता है। तो एक्सेसिव यूज ऑफ द, ये सब क्या है? गैस्ट्रिक इरिटेंट करने वाले ये टी, कॉफ़ी, अल्कोहल और स्मोकिंग और स्पाइसी फूड है। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? पेप्टिक अल्सर डेवलप होते हैं। अब इसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक फैक्टर। इसके बाद क्या आता है? फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक फैक्टर। किसी भी पेरेंट्स में पेप्टिक अल्सर डेवलप हुए तो उसके चिल्ड्रन में भी पेप्टिक अल्सर डेवलप होने के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि डिफेक्टिव जीन उसके पेरेंट्स में से उसके चिल्ड्रन में ट्रांसफर होता है, इसकी वजह से। उसके बाद आता है ब्लड ग्रुप ओ। किसी भी पर्सन में ब्लड ग्रुप ओ है तो उसको क्या हो जाता है? पेप्टिक अल्सर डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि ब्लड ग्रुप ओ वाले को पेप्टिक अल्सर हो ही जाएंगे, लेकिन कोई भी डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया? 100 पेशेंट लिए, 100 पेशेंट देखे उन्होंने, 100 पेशेंट पेप्टिक अल्सर वाले देखे, तो उनमें से 50 पेशेंट क्या मिले? ब्लड ग्रुप ओ वाले पेशेंट मिले। 50 पेशेंट क्या मिले? ब्लड ग्रुप ओ वाले डेवलप होने वाले पेशेंट्स मिले। तो ब्लड ग्रुप ओ की वजह से भी क्या होता है? पेप्टिक अल्सर डेवलप होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद आता है हॉट वाटर ड्रिंकिंग। हॉट वाटर ड्रिंकिंग,
क्या होता है किसी भी पर्सन में क्या होता है कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है, तो कोई भी बुजुर्ग होते हैं या कोई भी क्या कैसी एडवाइस करते हैं, भाई गर्म पानी पियो। तो वो क्या करता है घर पे जाके डेली सुबह गर्म पानी ज्यादा उबला हुआ पानी पीता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं पेप्टिक अल्सर डेवलप होते हैं। उसके बाद आता है सीवियर इन्फेक्शन। हमारे स्टोमक में सीवियर क्या हुआ है इन्फेक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से भी क्या डेवलप होते हैं पेप्टिक अल्सर डेवलप होते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रेस। कोई भी पर्सन क्या कर रहा है लॉन्ग टाइम में डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, तो उसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर डेवलप होते हैं। कैसे डेवलप होते हैं, तो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है हमारी वेगस नर्व होती है वो क्या हो जाती है स्टिमुलेट होती है, ज्यादा स्टिमुलेट होती है। तो उसकी वजह से हमारे जो पेराइटल सेल होते हैं एसिड सिक्रेशंस करने वाले, वो क्या करते हैं एसिड का सिक्रेशन ज्यादा करने लगते हैं। इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ HCl, HCl का सिक्रेशन क्या करते हैं ज्यादा करने लगते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से या इंक्रीज ICP की वजह से, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से भी क्या डेवलप होते हैं पेप्टिक अल्सर डेवलप होते हैं। तो ये हमारे कॉजेज हो गए कि कैसे पेप्टिक अल्सर डेवलप होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द पेप्टिक अल्सर। अब हम पढ़ने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर कैसे डेवलप होता है वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन तो क्या होता है इंक्रीज सिक्रेशंस ऑफ द HCl, इंक्रीज सिक्रेशंस ऑफ HCl। HCl का सिक्रेशन हमारे स्टमक में ज़्यादा हो रहा है या हमारे स्टमक में जो म्यूकस प्रोडक्शंस होती है उसका सिक्रेशन क्या होता है डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज सिक्रेशंस ऑफ म्यूकस, म्यूकस का सिक्रेशन क्या हो रहा है डिक्रीज होता है। तो एसिड का सिक्रेशन इंक्रीज होने की वजह से या म्यूकस का सिक्रेशन डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है ब्रेक डाउन हो जाती है या डैमेज हो जाती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ब्रेकडाउन या डैमेज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हो जाती है डैमेज या ब्रेकडाउन हो जाती है। इसको तो हम क्या बोलते हैं एग्रेसिव फैक्टर बोलते हैं। क्या होते हैं एग्रेसिव फैक्टर बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं डिफेंसिव मल्चिंग, मीन्स हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको डैमेज होने से बचाता है और ये क्या करता है डैमेज करता है, तो उसको हम एग्रेसिव फैक्टर बोलते हैं। और उसको हम क्या बोलते हैं डिफेंसिव, डिफेंसिव मीन्स बचाना। तो जब भी हमारे एग्रेसिव फैक्टर ज्यादा हो जाएंगे और डिफेंसिव फैक्टर क्या हो जाएंगे डिक्रीज हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है डैमेज को हो जाती है। उसकी वजह से जो एसिड गैस्ट्रिक जूस होता है या HCl होता है वो क्या कर जाता है एंटर कर जाता है। तो HCl एंटर इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर क्या करता है एसिड एंटर कर जाता है और क्या डेवलप होता है पेप्टिक अल्सर डेवलप होता है। तो ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी हो गई कि कैसे पेप्टिक अल्सर डेवलप होता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट बिटवीन द ड्यूडिनल और गैस्ट्रिक अल्सर। हमारे जो ड्यूडिनम और गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं उसका हम डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। तो अब हम डिफरेंट बिटवीन द गैस्ट्रिक अल्सर और डिओडिनम अल्सर के डिफरेंट मीनिंग पढ़ने वाले हैं, उसका डिफरेंशिएट पढ़ने वाले हैं। तो एक गैस्ट्रिक अल्सर में पेशेंट को क्या होता है और डिओडिनम अल्सर में पेशेंट को क्या होता है। हमारे पास दो पेशेंट आते हैं तो हम कैसे जानेंगे कि ये पेशेंट डिओडिनम अल्सर वाला है या ये पेशेंट गैस्ट्रिक अल्सर वाला है। तो गैस्ट्रिक अल्सर होता है क्या होता है लेस कॉमन होता है,
15% चांसेस होते हैं पर्सन्स में डेवलप होने में। और मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर होता है, ड्यूodenum अल्सर होते हैं। कितने, 85% चांसेस होते हैं पर्सन्स में डेवलप होने में। अब क्या होता है, एक लेस कॉमन होता है और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पेप्टिक अल्सर कौन सा होता है, ड्यूodenum अल्सर होता है। गैस्ट्रिक अल्सर में भी स्टमक में कौन से पार्ट में मोस्ट होता है, तो पाइलोरिक एंट्रम पार्ट होता है, वहां पे सबसे ज्यादा होता है, तो पाइलोरिक एंट्रम। उसके बाद सेकंड मोस्ट होता है लेजर कर्वेचर। और ड्यूodenum अल्सर में भी कहाँ पे होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूodenum के भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूodenum में होता है। अब हम एग्जांपल से सोचे कि हमारे पास 2 पेशेंट आते हैं, एक गैस्ट्रिक अल्सर वाला आता है और एक ड्यूodenum अल्सर वाला आता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा, तो उसको कहाँ पे पेन होता है, उसको एब्डोमेन के लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है। तो पेन कहाँ पे होगा पेशेंट को, गैस्ट्रिक अल्सर वाले को, तो उसको पेन होता है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है। अब ड्यूodenum अल्सर वाले को पेन होता है तो कहाँ पे होता है, एपिगेस्ट्रिक पेन होता है। वो कहाँ पे पेन की कंप्लेन करता है, एपिगेस्ट्रिक पेन की कंप्लेन करता है। अब क्या होता है, अब लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन कैसे होता है, तो ये हमारा इसोफेगस है, ये स्टमक है और ये ड्यूodenum है। अब क्या होता है, इधर स्फिनेक्टर होते हैं। अब क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर वाला पेशेंट जब फूड लेता है तो फूड कहाँ पे आता है, स्टमक में आता है। तो जब भी हमारे स्टमक में फूड आता है तो एचसीएल का सीक्रेशन ज्यादा होने लगता है। क्या होता है, एचसीएल का सीक्रेशन ज्यादा होने लगता है। तो एचसीएल का सीक्रेशन की वजह से भी पेन ज्यादा होने लगता है गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट को। उसके बाद क्या होता है, इधर म्यूकोजा डैमेज हुई है, पेप्टिक अल्सर डेवलप हुई है, तो फूड आएगा तो फूड क्या करता है, इधर फ्रिक्शंस करता है। तो फ्रिक्शन करेगा तो उसको क्या होता है, सेवियर पेन होता है। सेवियर क्या होता है, नाइफ लाइक पेन होता है। सुई चुभेगा हमारे पेट में, ऐसे पेन होता है। तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है, किसकी वजह से, फूड की वजह से। फूड आता है तो फूड जब आता है तब पेन ज्यादा होता है। तो किसकी वजह से, पेन विथ फूड, पेन विथ फूड की वजह से पेन हो रहा है। क्यों हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से और एचसीएल का ज्यादा सीक्रेशन की वजह से। तो गैस्ट्रिक अल्सर में फूड लेगा पेशेंट तो तब क्या होता है, ज्यादा पेन होता है। अब ड्यूodenum अल्सर वाला पेशेंट होता है, तो जब ड्यूodenum अल्सर वाला पेशेंट फूड लेता है तो पेन होता नहीं है। जब भी फूड लेगा पेशेंट तो तब वो पेशेंट आपके पास ड्यूodenum वाला आएगा तो वैसे वो क्या बोलेगा कि सर जब भी मैं खाना खाता हूं तब तब क्या होता है, मुझे पेन होता नहीं है। कौन सा पेशेंट, ड्यूodenum अल्सर वाला पेशेंट। जब भी वो खाना खाएगा तब उसको पेन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो पेशेंट ने फूड लिया ड्यूodenum अल्सर वाले ने, तो जब भी फूड लेगा तो क्या हो जाएगा, ये स्फिनेक्टर दोनों क्लोज हो जाते हैं। अब 2 से 3 घंटे तक फूड इधर रहता है। तो 2 से 3 घंटे क्या होते हैं, ये जो ड्यूodenum का फर्स्ट पार्ट के जहाँ पे अल्सर डेवलप हुई है उस पार्ट में क्या हो रहा है, रेस्ट कर रहा है। वो पार्ट में रेस्टिंग पीरियड में हो जाता है। ये पार्ट क्या हो जाता है, रेस्टिंग पीरियड में हो जाता है। तो ये पार्ट रेस्ट करेगा तो क्या होगा, पेशेंट को पेन नहीं होगा। किसकी वजह से, फूड लेने की वजह से। तो क्या होता है, ड्यूodenum अल्सर वाले पेशेंट को क्या होगा, फूड लेने की वजह से पेन होता नहीं है। तो पेन डिक्रीज पेन विथ फूड, फूड के साथ क्या हो जाता है, पेन डिक्रीज हो जाता है। अब गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट को जब भी फूड लेता है तो तब पेन होता है। तो वो क्या करेगा, ज्यादा फूड लेगा नहीं। क्या होगा, ज्यादा फूड लेता नहीं है, तो उसका वेट क्या हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, वेट डिक्रीज हो जाता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट में क्या हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। अब ए पेशेंट में क्या हो रहा है, जब भी फूड ले रहा है तो पेन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब भी फूड ले रहा है तो पेन कम होने की वजह से अब वो ज्यादा खाना खाएगा। अब ज्यादा खाना खाएगा तो क्या होगा, उसको वेट गेन होगा। अब क्या होता है, एक गैस्ट्रिक अल्सर हुए पेशेंट में तो उसकी जो
सब म्यूकोजा होती है वो डैमेज हुई है, उसकी वजह से ब्लडिंग होती है और वो ब्लड कहाँ से, माउथ से बाहर निकलता है, तो वॉमिटिंग में ब्लड आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेमेटेमेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमेटेमेसिस बोलते हैं। अब क्या हो रहा है, तो गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट को हेमेटेमेसिस होती है, मीन्स वॉमिटिंग में ब्लड आता है। अब डिओडिनम अल्सर वाला पेशेंट होता है, उसको क्या होता है, स्टूल के द्वारा ब्लड आता है। कैसे आता है, तो इधर तो स्फिनेक्टर क्लोज है, तो इधर से ब्लडिंग होगा और ब्लड कहाँ पे आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में फीकल के थ्रू क्या करता है, स्टूल के साथ ब्लड आता है। अब ब्लड क्या कौन सा होता है, फ्रेश आता है या ओल्ड ब्लड आता है, तो ब्लड आता है, ओल्ड ब्लड आता है। ओल्ड ब्लड क्यों आता है, तो पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड जाएगा, उधर 10-15 घंटे रहेगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, बाद में फीकल के थ्रू बाहर निकलता है। कौन सा ब्लड निकलता है, ओल्ड ब्लड निकलता है। तो ओल्ड ब्लड हमारे स्टूल से निकलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेलेना। अब क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर वाले को मैलिग्नेंसी कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन कैंसर का कौन से टाइप्स में होता है, गैस्ट्रिक में या ड्यूरेनम में, तो गैस्ट्रिक अल्सर में होते हैं, तो मैलिग्नेंसी डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मैलिग्नेंसी डेवलप होती है। ये हमारा डिफरेंशिएट मीनिंग हो गया गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूरेनम अल्सर का। अब हम दूसरे साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। अब हम दूसरे साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं पेप्टिक अल्सर के वो हम पढ़ेंगे। तो पेशेंट को क्या होता है, एनोरेक्सिया, नूजिया और वॉमिटिंग होने लगती है। फर्स्ट वन क्या होगा, एनोरेक्सिया होगा, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, नूजिया होगा, पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाती है। नूजिया में उसको वॉमिटिंग जैसा फील होता है लेकिन वॉमिटिंग नहीं होती, उसको हम नूजिया बोलते हैं। पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाती है। पेशेंट को क्या, खाली पेट भी पेशेंट का पेट भरा भरा हुआ लगता है, तो उसको हम बोलते हैं फीलिंग ऑफ फुलनेस होता है पेशेंट को। अब पेशेंट खाना नहीं खाएगा तो क्या होता है, पेशेंट को एनीमिया हो जाता है, ब्लड कम हो जाता है। पेशेंट को सीवियर नाइफ लाइक पेन होता है, मीन्स सुई चुभे ऐसा पेन होता है, तो सीवियर नाइफ लाइक पेन होता है पेशेंट को एब्डोमिनल में। क्या होता है, सीवियर नाइफ लाइक पेन। ये दूसरे साइन एंड सिम्टम्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस मैनेजमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर। किसी भी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर डेवलप हुआ है तो उसका डायग्नोसिस मैनेजमेंट क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं डायग्नोसिस मैनेजमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर। कोई भी पेप्टिक अल्सर वाला पेशेंट आता है तो डॉक्टर कैसे डायग्नोसिस करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो डॉक्टर क्या करते हैं, फर्स्ट वन तो हिस्ट्री कलेक्शंस करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शंस करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शंस में क्या करते हैं, पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री क्या होती है, उसका डाइट हिस्ट्री क्या करती है वो कलेक्शंस करते हैं डॉक्टर। डाइट हिस्ट्री में पेशेंट कॉफ़ी का, अल्कोहल का या स्मोकिंग कर रहा है या नहीं, तो एक्सेसिव गैस्ट्रिक इरिटेंट वाले कोई भी चीज़ें खा रहा है या नहीं, तो वैसे हिस्ट्री कलेक्शंस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशंस करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं डॉक्टर, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट तो एब्डोमिनल विजुअलाइजेशंस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शंस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पेशेंट के एब्डोमिनल की बुएल साउंड को क्या करते हैं, बुएल साउंड को सुनते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्कल्टेशन करते हैं। पेशेंट डॉक्टर क्या करते हैं, ऑस्कल्टेशंस करते हैं। बुएल साउंड कैसी आ रही है उसका ऑस्कल्टेशंस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, परकशंस करते हैं। परकशन से कोई हमारे एब्डोमेन में कोई ऑर्गन का मेगाली या नहीं वो पता चलता है। उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, पाल्पेशंस करते हैं। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट तो क्या करेंगे, इंस्पेक्शंस करेंगे, ऑस्कल्टेशंस करेंगे, परकशंस करेंगे और पाल्पेशंस करेंगे। एब्डोमेन क्या करेंगे, पाल्पेट करते हैं।
उसके बाद क्या करते हैं, डॉक्टर यूएसजी करवाते हैं, लेकिन यूएसजी क्या नॉर्मल आता है, तो डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं, एंडोस्कोपी करवानी पड़ेगी। तो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए क्या करवाते हैं डॉक्टर, एंडोस्कोपी। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है, क्या होता है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है। अब ए एंडोस्कोपी क्या होता है, तो एक मशीन होती है, उसके साथ एक कैथेटर जुड़ा हुआ होता है, उस कैथेटर के आगे एक कैमरा लगा हुआ होता है, वो कैमरा के थ्रू क्या करते हैं, माउथ से इंसर्टेड करते हैं अपर जीआई टेप, अपर जीआई ट्रैक्ट में, और अपर जीआई ट्रैक्ट का विजुअलाइजेशंस करते हैं, पेप्टिक अल्सर है, कोई भी हमारे जीआई ट्रैक्ट में अल्सर है या नहीं उसका विजुअलाइजेशंस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं। तो इट इज द डायरेक्टली विजुअलाइजेशंस ऑफ द अपर जीआईटी, इट इज द directly visualize upper GIT by the help of endoscope। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्कोपी। ये क्या होता है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है। दूसरे रूटीनली रिपोर्ट भी करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं, तो सीबीसी में क्या मिलता है, एनीमिया मिलता है, ये या क्या करवाते हैं, सीआरपी करवाते हैं, इन्फेक्शन ज्यादा मिलता है। तो ये हमारा डायग्नोसिस मैनेजमेंट हो गया। अब हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर। किसी भी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर डेवलप हुआ है तो उसका मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर। किसी भी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर डेवलप हुई तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो 3 टाइप्स का हम मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, फर्स्ट वन तो कोई भी पेशेंट आया पेप्टिक अल्सर वाला, तो उसमें तो क्या गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा बन रहा है, तो वो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा ना बने ऐसी दवाइयाँ देते हैं। तो इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस इनिबिटर, मीन्स गैस्ट्रिक एसिड को इनिबिट करने वाली दवाई देते हैं। तो उसमें कौन कौन सी होती है, तो एंटी हिस्टामिन्स होती हैं और प्रोटॉन पंप इनिबिटर होती है। एंटी हिस्टामिन्स हिस्टामिन को क्या कर देती है, दवाई ब्लॉक कर देती है और एसिड सिक्रेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो वो कौन सी दवाई होती है, तो उसमें सिमेटिडिन आती है, रेनिटिडिन आती है। वो क्या करती है, एसिड के सिक्रेशंस को कम कर देती है, डिक्रीज कर देती है। उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी हिस्टामिन बोलते हैं। और दूसरी एसिड के सिक्रेशंस को कौन कम करती है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर होती है। जो प्रोटॉन के पंप होते हैं, जो एसिड सिक्रेशंस वाले, उसको क्या कर देती है, इनिबिट कर देती है। उसकी वजह से क्या होता है, एसिड का HCl का सिक्रेशंस कम हो जाता है, ज़्यादा HCl सिक्रेशंस नहीं होता। तो उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ होती है, तो पेंटोप्राजोल होती है, रेबोप्राजोल होती है और ओमेप्राजोल होती है। ये क्या करती है, ये कौन सी ड्रग होती है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर होती है। ये मोस्ट कॉमन यूज कौन सी होती है, पेंटोप्राजोल यूज होती है। डॉक्टर क्या करते हैं, मोस्ट कॉमन यूज कौन सी यूज करते हैं, पेंटोप्राजोल करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, एसिड का सिक्रेशन कम हो जाता है। उसके बाद आती है गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजेशन ड्रग होती है, उसको हम एंटासिड भी बोल सकते हैं। तो अब कोई भी पेशेंट आया पेप्टिक अल्सर वाला, अब उस पेशेंट को जो गैस्ट्रिक जो एसिड बन गया है उसको तो हम ब्लॉक नहीं कर सकते, तो उसको क्या कर देते हैं डॉक्टर, इस दवाइयाँ देकर न्यूट्रलाइजर कर देते हैं। एसिड को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं। वो उसमें कौन कौन सी दवाई आती हैं, तो उसमें आती है सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, सोडियम साइट्रेट आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आती है। ये सब दवाइयाँ क्या करती है, हमारे एसिड को न्यूट्रलाइजेशन कर देती है, बाइकार्बोनेट में बदल देती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजेशन ड्रग। तो ये दोनों ड्रग देते हैं। दूसरा तीसरा टाइप होता है एंटी एच पाइलोराइड ड्रग। एंटी एच पाइलोराइड ड्रग मीनिंग क्या होता है, पेप्टिक अल्सर मोस्ट कॉमन किससे डेवलप होता है, तो एच पाइलोराई बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया से होता है। वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, तो उस बैक्टीरिया को किल करने की दवाई देते हैं। तो वो कौन कौन सी होती है, तो एमोक्सिसिलिन होती है, क्लेरिथ्रोमाइसिन होती है, मेट्रोनिडाजोल होती है, और दूसरी होती है टेट्रासाइक्लिन भी हो सकती है। तो ये ड्रग क्या करती है, हमारे बॉडी के अंदर एच पाइलोराई बैक्टीरिया होता है उसको क्या कर देती है, किल कर देती है। तो ये ड्रग देते हैं एच पाइलोराई को किल करने के लिए। तो ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट हो गया कि कैसे पेप्टिक अल्सर का हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। अब हम
दूसरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द पेप्टिक अल्सर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इधर फिनिश होता है।